विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग अध्याय 5 मानव भूगोल मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में विषय क्षेत्र के बुक को कवर करने वाले हैं। और ये जो बुक है, ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी का किताब है। और इसके अंतर्गत हम लोग प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक क्रिया के बारे में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मानव के कार्यक्रम जिनसे आय प्राप्त होती है। मानव के कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है, या आर्थिक क्रिया उसे कहा जाता है। आर्थिक क्रिया किससे कहेंगे? जैसे मानव कोई भी कार्य करता है, चाहे वो खेती बाड़ी करता है जो कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे व्यापार आ जाएगा, चाहे सेवा सेक्टर का कोई भी वर्ग आएगा जिससे उसको आमदनी प्राप्त होगा, पैसा रुपया धन दौलत मिलेगा, तो उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया कहेंगे। प्राथमिक क्रियाओं के मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है क्रिया को, किसी भी क्रिया को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के संसाधन, जैसे अगर हम भूमि की बात करें, जल की बात करें, वनस्पति, भवन निर्माण, इन सभी की सामग्री जो है हम लोगों को जो है भौतिक तत्व से ही पृथ्वी से ही मिल पाती है, भौतिक तत्व के रूप में। इस प्रकार इसके अंतर्गत हम लोग प्रायः आखेट, भोजन को जमा करना मतलब भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों लकड़ी काटना इत्यादि को रख सकते हैं। चलिए एक न्यू पेज लेके इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया जाए कि आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आप सभी लोग याद रखिएगा कि मानव द्वारा किया गया कार्य किया गया क्रियाकलाप, मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। मानव कोई भी काम करता है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि आर्थिक क्रियाकलाप को कितने वर्ग में बांटा गया है? आर्थिक क्रियाकलाप को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो यहाँ सभी लोग देखे हुए थे कि आर्थिक क्रिया को, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आर्थिक क्रिया को 4 वर्गों में बांटा गया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ। आर्थिक क्रिया को 4 वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया के जो है 4 वर्ग होते हैं, इसको लिख लेना है सब लोगों को। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो आर्थिक क्रिया को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिएगा, 1 मिनट। आर्थिक क्रिया को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक या दूसरा, उसके बाद तृतीयक या तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप, और एक अन्य चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप में कुछ क्रिया को हम लोग चतुर्थक क्रियाकलाप में रखेंगे। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बातें दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग आखेट एवं भोजन संग्रह की बात करेंगे। आखेट एवं भोजन संग्रह की बात करेंगे।
आखेट एवं भोजन संग्रह में आखेट एवं भोजन संग्रह जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट एवं भोजन संग्रह ये किसके अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। आखेट एवं भोजन संग्रह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। जैसे सबसे पहले ये समझ लीजिए, आखेट मतलब शिकार करना होता है। आखेट मतलब शिकार करना, भोजन जमा करना, मतलब जो है ये जो है भोजन को एकत्रित करना, संग्रह करना, मतलब भोजन जमा करना होता है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर क्या करता है? निर्भर रहता है। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता है। पहला है पशुओं का आखेट और दूसरा है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को जमा करना। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीतित एक अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण मत्स्य ग्रहण आधुनिक से युक्त, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की जातियों में क्या होता है? कमी हो जाती है, लुप्त हो गई है या संकटापन प्रजाति के जो है रूप धारण कर चुका है। प्राचीन काल के आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजारों से उपयोग करते हैं। आप लोगों को सुनना है चीज़ों को। हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर आखेट को देखें, शिकार करना और भोजन संग्रह, तो क्या करते हैं कि प्राचीनतम लोगों की बात करें, आदिमकालीन लोगों की, जब सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी तो उस टाइम में लोग जंगल से शिकार करके, आखेट करके पशुओं को मार के खाते थे। उसके अलावा नज़दीक के जंगल से फल फूल या फिर जो है कंदमूल जो है जमा करके उसको जो है करते थे। उसमें पत्थर के औजार का ये लोग प्रयोग करते थे। जो आदिम समाज थे तो किस तरह के औजार का प्रयोग करते थे? पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। लोहा का या फिर आधुनिक औजार जो होता है वो सब पहले उपयोग नहीं होता था। जब सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले की ये बात किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट बातें, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए सब लोग, इसको लिख लेंगे नोटबुक पे। सभी लोगों को चाहिए इन बातों को नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। जो बातें लिखने वाला होगा उसको मैं लिखाता जाऊँगा। नेक्स्ट पेज, अगली पेज में जो बातें दी हुई है इसको देखिए सब लोग। यहाँ पर आप सभी लोग आखेट के ही बारे में दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास इसमें नहीं है। हम लोग इसे और आगे बढ़ाएंगे और अगली पेज में जो बातें दी हुई है उसको देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आखेट को देख लिए। अब हम लोग किसको देखेंगे? पशुचारण को। पशुचारण को पशुचारण को सभी लोग इसमें देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पशुचारण लिखा हुआ है। पशुचारण। तो पशुचारण आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह के लोग जब महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं होगा या इससे जीवन भरण का पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय में विषय में अपना मतलब उन्होंने लोग सोचा। विभिन्न जलवायु की दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उसे पालतू बनाया, उसे पाला पोसा। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालक व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर मतलब इसको किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, जो बातें इसमें इम्पोर्टेंट दी हुई है, महत्वपूर्ण बातें को मैं लिखता जाऊंगा। तो आप लोगों को जो नोट करने वाली बातें होंगे उन सबको नोट करते जाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कृषि। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी के प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणाली देखी जाती है।
कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना, पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे कृषि की बात करें तो कृषि मतलब खेती बाड़ी को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, यहाँ से कोई सड़क गुजरेगा, इस खेत को प्रभावित करेगा। यहाँ की जलवायु दशाएँ कैसी है उसको प्रभावित करेगा। तो इन सब कारक जो है प्रभावित करता है। इसके अलावे भी विश्व में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग कृषि होती हैं। जैसे अगर हम निर्वाह कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि क्या होता है, कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसके दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानीय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कृषि किया जाता है। किस प्रकार का कृषि? जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। जीवन निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा इसे क्या कहोगे? इसे स्थानांतरित स्थानांतरणशील कृषि कहोगे। क्या कहोगे? स्थानांतरणशील कृषि कहना है इसे। स्थानांतरण, अब यहाँ पर स्थानांतरण या फिर इसको झूम खेती भी कहा जाता है। इसको एक नया पेज लेके मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्थानांतरित कृषि के बारे में। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? स्थानांतरित या इसी का नाम है झूम खेती। झूम खेती, ध्यान रखना है, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जंगलों को साफ करके साफ करके एक बार उसमें फसल बोया जाता है। उसके बाद मतलब तत्पश्चात दूसरी बार खेती करने के लिए अन्य जगह का उपयोग किया जाता है। किसमें? स्थानांतरित कृषि में। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती। उसके बाद पोडा किस में कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है उसमें अलग नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कि किस क्षेत्र में किस तरह की खेती होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, जैसे ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर स्थानांतरित खेती होती है। या अफ्रीका के, एशिया के, यूरोप और एशिया के बीच वाला पोर्शन में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। अगला नेक्स्ट बातें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर रोपण कृषि की चर्चा की गई है। तो रोपण कृषि किसे कहेंगे? रोपण कृषि, तो ऐसा आप लोगों के जो है मन में आया होगा वैसे कृषि जिसको हम लोग रोपते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यूरोपीय लोगों ने क्या किया था, विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया था। कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत, जैसे कि रोपण कृषि, बृहद स्तरीय लावान्मुक्त उत्पादन प्रणाली। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास इत्यादि का फसल किया था, जिसको हम लोग रोपण कृषि के अंतर्गत रख सकते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर रोपण कृषि की बात करें तो रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोग इसे अन्य नाम से पुकार सकते हैं। रोपण कृषि को हम लोग बागानी कृषि कह सकते हैं। ध्यान रखना है, रोपण कृषि के अंतर्गत कॉफ़ी, चाय, कहवा, सुपारी, मतलब ये व्यापारिक क्षेत्र पर बड़े स्तर पर किया जाता है। और उपनिवेश लोगों ने, मतलब अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश से इस सब की खेती
बड़े स्तर पर करवाया, जहाँ जहाँ उन लोगों ने गया वहाँ पर जो है इस सब की रोपण कृषि करवाया। तो ध्यान रखना, रोपण कृषि ऐसा जो चीज़ रोपते हैं वो नहीं, बागानी कृषि को हम लोग रोपण कृषि कह सकते हैं। बागानी कृषि कृषि को क्या कहेंगे? रोपण कृषि कहेंगे। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, इसमें जो है अगली बातें यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि की चर्चा की गई है। अब मिश्रित कृषि के बारे में देखिए, मिश्रित कृषि क्या होता है? तो मिश्रित कृषि इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों को देखें तो इन सब में किस प्रकार की खेती होती है? मिश्रित प्रकार की खेती होती है। मिश्रित में कृषि में क्या होता है? खेतों का आकार जो है मिडिल टाइप का होता है, मध्यम होता है। इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तो मिश्रित कृषि में गेहूँ, जौ, राय, जई, मक्का, चारे की फसल होता है। इसके अलावे कंद मूल का भी पौधा और पेड़ रोपा जाता है। चारा की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य संगठक हैं। फसल उत्पादन में पशुपालक दोनों की इसमें समान महत्व है। फसलों के साथ पशुओं का, जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुकुर आदि को जो है मिश्रित कृषि में पाला जाता है। उसके बाद डेयरी कृषि की चर्चा करेंगे। तो ये डेयरी कृषि क्या होता है? तो डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण से सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार की कृषि होती है। इस पूंजी का भी अत्यधिक आवश्यकता होता है इसमें। इसके बाद पशुओं के लिए छप्पर, घास इत्यादि का भंडार करना पड़ता है। किसमें? डेयरी, मतलब अमेरिका सब में डेयरी कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। अमेरिका में डेयरी कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट पेज की चर्चा करेंगे हम लोग। अगला पेज देखिए यहाँ पर। कुछ खास इस सब में नहीं है। अब आइए इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह की क्वेश्चन बन रही है इसमें, तो उसको देखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस प्रकार की, यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर पहले कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, जिसको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो निश्चित तौर पे इसका आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? आप सभी लोग देखे थे अभी कि जैसे चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, सुपारी की बात करें, ये सब क्या है? ये सब रोपण फसल है। तो रोपण फसल जो है, तो इसमें क्या सब आ जाएगा? रोपण फसल जो है इसमें क्या आएगा इसमें से? तो इसमें से देखिए कॉफ़ी आ जाएगा। क्या आएगा? कॉफ़ी। सॉरी, रोपण फसल नहीं की बात की जा रही है, तो रोपण फसल की नहीं बात की जा रही है। तो इसका जो है देखो, कॉफ़ी भी रोपण फसल हो जाएगा, गन्ना भी रोपण फसल, रबर भी। लेकिन गेहूं की बात करें तो ये खाद्य फसल हो जाएगा, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मिश्रित कृषि के अंतर्गत रख सकते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत रख सकते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? क्या वो रूस था, डेनमार्क थे, भारत थे या नीदरलैंड? तो इसका डेनमार्क हो जाएगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो ट्रक फार्मिंग जो है वो सब्जियों की खेती कहलाती है, सब्जियों की खेती कहलाती है। लेकिन अगर फूलों की कृषि के हैं तो ये पुष्पों उत्पादन होता है। क्या होता है? पुष्पों उत्पादन हो जाता है। फूलों की खेती पुष्पों उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? क्या वो कोलखोज था, क्या अंगूरों उत्पादन था, या फिर मिश्रित कृषि था, या फिर रोपण कृषि था? तो आप सभी लोग देखे थे अभी यूरोप के लोगों ने ज़्यादातर रोपण कृषि पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा में इसमें होता है, अर्जेंटीना के पास पंपाज क्षेत्र में, इसको होल्ड पे भी रखिए। यूरोपीय स्टेडीज प्रदेश में वाणिज्य अनाज कृषि जो है लगभग जो है नहीं की जाती है। तो इसका मतलब जो की जाती है,
तो इसका आंसर गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ध्यान रखना, खट्टे रसदार फलों की बात करें तो जैसे अंगूर की खेती खट्टे रसदार फलों के अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो है अंगूर सब की खेती वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत होती है। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की कृषि होती है, भूमध्य सागरीय के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो जैसे आप लोग अभी देखे थे स्थानांतरित, स्थान को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देता तो उसे ही हम लोग कर्तन दहन कृषि भी कह सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि हो जाएगा। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में हम लोगों को देना है, और ये स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब, जो भविष्य अच्छा नहीं है इसका विवेचना करना, वाणिज्यिक कृषि नगरीय क्षेत्रों के सभी भी क्यों की जाती है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी विकास का साधनों एवं प्रतीक के रूप में विकास किस तरह से संभव है। मतलब इन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को अगर PDF चाहिए, मतलब इस सब का आंसर चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और सभी लोगों को व्हाट्सएप पे या फिर जो टेलीग्राम पे इन सब का PDF मुफ्त में दिया जाएगा। आप मुझे अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश ये यूट्यूब चैनल है, और इन चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर बिहार बोर्ड की तैयारी करते होंगे और आप इतिहास, हिस्टोरी, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथिली या फिर इंग्लिश, होम साइंस इत्यादि विषय का तैयारी करते हैं, तो आप सभी लोगों को यूट्यूब क्लास में फ्री जो है वीडियो अवेलेबल है। और आप सभी लोग जैसे ये चैप्टर 5 का अभी कवर किए हैं, इसके अलावा आप लोग अगर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 और 4 तक का वीडियो, 5 इसमें ही आ जाएगा, तो 4 तक का चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इतना ही बातें रखूँगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।